But really, Pradeep ji, as we've been discussing, especially with the Maharashtra Navnirman बिल्कुल Sena, बिल्कुल सर। if you remember, ये सबसे Exactly. पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि भैया अगर तुम्हें आरक्षण मिल भी गया तो क्या मिलेगा? Exactly. हर जगह तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू है। Yes, exactly. हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गई है, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो आपने बेच दिए हैं। Totally. तो मतलब नौकरियां कहाँ हैं? I mean, what is going on here? I really don't understand. Why aren't the people in charge of the Maratha agitation asking these questions? ये सवाल मतलब जो राज ठाकरे जी ने वहां पर जाकर के ये सवाल पूछे, ये तो बोलने चाहिए ना, मतलब किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए यार। केतन नायक साहब नमस्कार। सर नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू सर। अरे हीरो हमारे बॉलीवुड के स्टार जो गलती से नेशन नाउ पे कभी कभी आ जाते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी ये इतने फेमस होने वाले हैं कि नेशन नाउ के लिए इनके पास टाइम नहीं रहेगा। मुझे बॉलीवुड में भी आपको जाना पड़ने वाला है। आपने जो लुक बनाया है सर, बाबा का लुक है। बाबा आर के बी, माय अदर नेम इज बाबा आर के बी, सो गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज। हर हर महादेव। लेकिन सर आप ये बताएं, लेकिन केतन नायक जी, दिवाली तो ठीक है यार, मतलब हैप्पी दिवाली, लेकिन मैं बाजार में घूम के आ रहा था, मैं जान करके गया, मैंने कहा जरा देख के आते हैं क्या है माहौल क्या है। यार दिवाली का माहौल तो लग ही नहीं रहा। आपको लग रहा है दिवाली का माहौल है? सर एक बार आप शिवाजी पार्क आ जाइए जी। नहीं, लेकिन बाकी जो लिंकिंग रोड है, बाकी जगह जो है वहाँ दुकानें सारी खाली पड़ी हैं, सब कुछ, मतलब क्या है? डू पीपल हैव मनी? लोगों के पास पैसे हैं, खर्चने के लिए हैं पैसे? आपको दिख रहा है क्या? सर मैंने तो कुछ और देखा है। मैंने तो देखा है कि काफी जगहों पे अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। लोग बहुत सारी शॉपिंग भी कर रहे हैं। गाड़ियों के सेल में भी इजाफा हुआ है। फैंटास्टिक। सोने की खरीदी में भी इजाफा हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तरक्की कर रही है अभी, मतलब हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं बस। कितना एक साथ सर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो भारत की हमेशा से दो तरह की अर्थव्यवस्था रही है, ऐसा मुझे लगता है जी। जब भी हमारे देश से कैश को बाहर किया गया जी, मतलब जो नोटबंदी वाला जो निर्णय था जी, उसके पहले भी एक अलग इकोनॉमी अपने देश में चलती थी, और मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह की इकोनॉमी बनी हुई है जो परंपरागत रूप से चलती आई है, और लोग अपना अपना सेविंग्स और उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो भारत के लोग पैसा जोड़ने में बिलीव करने वाले लोग हैं और अपनी सुरक्षा खुद करने में भी बिलीव करते हैं। तो सरकार का कितना इसमें रोल है ये तो अलग बात हो गई, लेकिन एवरी इंडिविजुअल अपने आप के लिए अरेंजमेंट्स करके रखता है, अपने फैमिली के लिए अरेंजमेंट्स करके रखता है, फिर वो भले कोई एक बीएसटी का ड्राइवर कामगार हो या कोई कंपनी का सीईओ। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जी प्रदीप। केदार नाइक जी, आपका जो दीपोत्सव था इट वाज अ फैंटास्टिक थिंग। यस, दीपोत्सव बहुत जबरदस्त तरीके से गया। सलीम जावेद जी को आपने बुलाया था एंड यू लिट अप द एंटायर शिवाजी पार्क, एकदम जबरदस्त हो गया था। मगर कुछ लोग का आलोचना करने, आशीष शेलार आलोचना कि सलीम जावेद ही मिला था क्या? आपको मराठी के टॉप लीडर एक्टर्स को बुलाना था, मराठी के टॉप जो मराठी फिल्म्स उस नाटक वहाँ कलाकार उनको बुलाना था। वाई सलीम जावेद? हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट केदार नाइक जी? अब बीजेपी इस प्रकार से क्रिटिसाइज करना, आशीष शेलार इस प्रकार से क्रिटिसाइज करना। सर मुझे लगता है आशीष शेलार जी के पास में फिलहाल कोई नई बात है नहीं। उद्धव ठाकरे जी और उनके पार्टी के खिलाफ वो बात करते थे, अभी वही फिलहाल कुछ कर नहीं रहे, तो उनके पास शायद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो इसलिए शायद प्रसिद्धि के लिए उन्होंने मनसे के इस दीपोत्सव पे प्रश्न उठाए होंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे सर तो मराठी भाषा दिन हो या ये दीपोत्सव हो, ये सारे कार्यक्रमों के जो जनक है वो हमारे राज साहब ठाकरे हैं। मतलब पहले वो कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से लाया जाता है, उसको अच्छी तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जनता में उस विषय की एक चर्चा हो जाती है और फिर अलग अलग पार्टियां उस चीज को लेके सामने आ जाती है कि हमें भी ये इवेंट करना है करके। तो उसी प्रकार से आशीष जी ने भी शायद कहीं पे एक इवेंट इस तरह का रखा हुआ है जहाँ पे उन्होंने दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है। वहां पे उन्होंने इस साल मराठी सेलिब्रिटीज को और एक्टर्स को बुलाया, लेकिन उनको ये बात की भी जानकारी लेनी चाहिए थी जो उनको होगी, लेकिन वो बताते नहीं है। पिछले साल का जो दीपोत्सव वहां पे हुआ था, वहां पे सारी मराठी इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, मराठी साहित्यक हो, लेखक हो, उन सारे लोगों को वहां पे बुलाया गया था। एक बहुत ही पॉपुलर शो आता है चला हवा ये उद्या करके मराठी में, उसकी पूरी टीम वहां पे आई थी। अलग अलग सीरियल्स जो चलते हैं उनकी टीम वहां पे आई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मराठी कलाकारों को वहां पे स्थान नहीं दिया गया। जिस दिन जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब वहां पे आए थे, उस दिन भी रितेश देशमुख जी और आशुतोष गोवारिकर जी वहां पे थे।
तो सर ये कोई टीका करने का आई डोंट थिंक यू नीड टू कोई जस्टिफाई हक नहीं बनता। केदार नाइक साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। लेट्स बी वेरी बिल्कुल सर, क्लियर, बिल्कुल। जावेद अख्तर साहब ने अभी भी 2 दिन पहले क्या लिखा यार, मजा आ गया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को जय श्री राम बोलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? जय श्री राम बोलने में काम ही प्रॉब्लम हो क्या गया है? सर। अरे क्या बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? इन दीपोत्सव खुद And not only that, Pradeep ji, the other thing, there itself, don't you remember his last speech? He has been a very dear friend of Raj Thakre साहब, जावेद अख्तर जी। साहब। राज्यसभा की उनकी जो लास्ट स्पीच थी यार, वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा कौन बोलता है, मुझको कौन रोकेगा बोलने से भारत माता की जय। सबके सामने बोलता हूँ भारत माता की जय। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुमको नहीं बोलना मत बोलो, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। क्या कर लोगे तुम? एंड द सेम थिंग ऑफ सलीम साहब, सलीम खान। ही सर तुम होते कौन हो मुझे इस्लाम से निकालने वाले? मैं गणेशोत्सव रखने पे आपको याद होगा गणेशोत्सव के ऊपर, बिकॉज आई रिमेंबर आई इंटरव्यूड हिम एंड ही सेड, मैंने कहा जी इस्लाम में ये कोई मनाही थोड़ी है कि आप किसी मंदिर में जाएं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप खड़े हो सकते हैं। और सलीम खान साहब ने मुझे ये कहा, किसने बोला मैं सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट जा रहा हूं? मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो आरती करता हूं, मैं गणपति को मानता हूं। अब कौन होते हैं तुम मुझे इस्लाम से निकालने वाले? पहले मुझे ये बताया जाए कि इस्लाम में मुझे लाने वाला कौन था। जब कोई लाया नहीं तो निकालेगा कैसे? सब सीधा सी बात है। सो दिस वाज अ ब्रिलियंट मूव, दिस इज फैंटास्टिक। but there also Javed Sahab has talked about Sri Ram. He says Yes. Sri Ram is a greeting and I will say Sri Ram. और यहाँ पर भी I think केदार नाइक जी जय श्री राम बोले थे उन्होंने। जी जी, एक नहीं 3 बार। एंड दिस, अरे भाई उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हमें तो याद है हर एक कोई एक दूसरे को राम राम कह के बोलता था। ये बहुत पुरानी ग्रीटिंग है, हर एक कोई राम राम बोलता था, राम राम जी कैसे हैं, सब ठीक है, ये हुआ करता था। एंड एज फार एज राज ठाकरे साहब इज कंसर्न, मतलब राज ठाकरे की जो थिंकिंग है वही अलग है, वही सोच ही अलग है। अभी बाकी जितने भी हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शायद उसको समझ नहीं पाए या क्या नहीं कर पाए, मुझे मालूम नहीं है। बट आई विल टेल यू समथिंग। जी बोलिए सर प्लीज। समझते सभी है सर, सिर्फ इनको टीका करनी है, कुछ बात करनी है, इसके लिए लोग करते हैं। अब जावेद अख्तर जी जैसे जो व्यक्ति है, जिनको मेरे ख्याल से वो अपने आप को एथिस्ट भी कहते हैं जी, लेकिन श्री राम जी के साथ में इस देश की संस्कृति का जो जुड़ा होना है उसको वो नकारते नहीं है। उन्होंने आज या इससे पहले कभी भी श्री राम जी के अस्तित्व को नकारा नहीं है कि श्री राम जी यहाँ पे होके गए, रामलला का मंदिर यहाँ पे है, पूरा इतिहास, उसको इतिहास के साथ में जोड़ा जाता है, ऐसी बात उन्होंने वहां पे रखी है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सर? और इस बात पे अगर बीजेपी के लोग टीका करने वाले रहेंगे तो सर उनकी कंप्लीट आइडियोलॉजी चेक करने का समय आ गया, ऐसा लगता है सर। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि दिवाली का सीजन है। नंबर एक तो दीपावली की आपको दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके अलावा जिस प्रकार आप अकेले हैं जिन्होंने वसाई विरार टैंकर माफिया के खिलाफ काम किया, मुंबई गोवा हाईवे को लेकर के अभी तक आप काम कर रहे हैं, टोल फ्री महाराष्ट्र को लेकर के अभी तक आप काम कर रहे हैं, और तो और छोड़िए पुणे में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका सुधारीकरण किस प्रकार हो उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक के विदर्भ में वहाँ पर भी आपने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस कदर लोगों के विषयों को सामने नहीं ला रही है जितना कि एमएनएस कर रही है। जबरदस्त। अब दिवाली के बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा सर केतन नाइक जी? सर एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, हमेशा हमारी कंपैरिजन और तुलना जो शिवसेना है उसके साथ में की जाती है, उद्धव ठाकरे जी के साथ में काफी मतलब कहा जाता है वहां से आप निकले हो वगैरह। अगर आज इवनिंग का आपने पूरा अगर मीडिया चेक किया होगा, न्यूज चेक किया होगा, दिवाली के दिन शुरू हो गए सर। आज दिवाली के कल से दिवाली शुरू हो गई, सारे घरों में आज खुशी का माहौल है जी। और ऐसे वक्त पे उद्धव ठाकरे साहब थाने में कोई उनकी शाखा टूटी गई, उसकी मतलब उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वो वहां पे आज गए। बड़ा हंगामा वहां पे मचा पड़ा था, दोनों पार्टियां, दोनों गुट आमने सामने आए थे और सारे पार्टी के वर्कर्स जो होते हैं, सारे कार्यकर्ता जो होते हैं, वो उसमें उस पूरे दंगल में जुट गए थे। तो सर हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में यही डिफरेंस है कि हम जो काम भी कर रहे हैं, अगर आंदोलन करना भी है तो लोगों का जो उत्सव का समय है, लोगों को जो खुशी का समय है, उसको हम खराब नहीं करने जाते जैसे बाकी पार्टियां कर रही है। आप देखेंगे कि आपने ये मुंबई गोवा हाईवे का मुद्दा रखा हो या वसई विरार का टैंकर का जो अभी पानी का मुद्दा था वो हो, या सारे हमारे मुद्दे हो, इन सारे मुद्दों को कब उठाना है और लोगों को तकलीफ कम से कम दे के इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसका पूरा प्लान हमारे पार्टी के पास होता है और ये हमारी सीनियर लीडरशिप से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, उस प्रकार से उस आंदोलन को लिया जाता है। तो ये डिफरेंस है सर, इस आज निमित्त के द्वारा मैं वो डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ कि
अभी हम जो शांत बैठे हुए हैं वो एक खुशी का माहौल इस देश में है, इसके लिए हम शांत है। लेकिन अगर कोई संकट इस दौरान भी अगर आता है तो हम ही लोग पहले होंगे जो उसके सामने खड़े होंगे। फैंटास्टिक। केतन नाइक जी, एवरीबडी हियर अभी फिलहाल जितने भी पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो, सुप्रिया सुले जी हो, द गनिंग फॉर देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी बोले कि आपने मराठाओं को धोखा दिया, आपने धनगर समाज को धोखा दिया, आपने लिंगायत को धोखा दिया। अभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर भी उन्होंने कहा कि फडणवीस जी ने सबको धोखा दिया है। फिर बाला साहब थोराट हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, मुस्लिम रिजर्वेशन को जिस प्रकार से साइलेंटली उठाने लग शुरू कर दिया कि यहां पर भी अत्याचार हो गया। तो अभी जिस प्रकार से विजय टिवार अभी कहा कि मराठास को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाना चाहिए, ओबीसी में बहुत रिजर्वेशन में बहुत सेगमेंट में बहुत भीड़ है, किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो आप कैसे देखते हो जिस प्रकार से फडणवीस जी के पीछे सब पार्टीज पड़े हैं? यू थिंक फडणवीस जी ने धोखा दिया है हर सेगमेंट को? केतन नाइक जी सर, जो आरक्षण की बातों को लेके चल रहा है तो सर सारी पार्टियों ने अपने अपने समय आरक्षण के मुद्दों पे बात करके उस समाज को धोखा दिया है। फडणवीस साहब ही थे जो धनगर आरक्षण की बात करते थे, इनके पार्टी से बाकी कांग्रेस के कुछ लोग थे जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते थे, मराठा आरक्षण की बात करते थे, बाकी सारी चीजों की बात करते थे। लेकिन जब जब इनको सत्ता में रहने का टेन्योर मिला तब तब उन्होंने इस चीज पे स्लो डाउन कर दिया था, तब तब उन्होंने इस चीज को हमेशा से दूर रख दिया था। तो इनको किसी को भी ये कहने का, जैसे आपने पिछली बार सवाल पूछा था कि सुप्रिया सुले मैडम फडणवीस जी पे टिका कर रही है वगैरह, तो सर उनके जो फादर है शरद पवार साहब, उनके पास तो काफी टाइम से इस देश की इस केंद्र सरकार की सत्ता में वो बने थे। तो वो अगर चाहते, तो अभी तो बीच में किसी और एक सीनियर लीडर का स्टेटमेंट आया कि वो अगर चाहते तो एक चिट्ठी से मराठा आरक्षण दे सकते थे, ऐसी ताकत उनके पास एक समय थी। तो तब इन ताकतों का एग्जीक्यूशन क्यों नहीं किया गया? आज दूसरों पे टिका करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके पास वो करने की स्थिति थी, आपके पास वो संधि थी, तब आप क्या कर रहे थे? ये सवाल कोई अगर उनको पूछे और इसका अगर जवाब मिले तो मुझे लगता है इस विषय में और क्लियरिटी आ जाएगी। ना, आप बच्चू कडू के बात करते हैं। बच्चू कडू जी ने कहा कि शरद पवार साहब का एक लेटर में 52 अलग अलग सेगमेंट ओबीसी को उनको न्याय मिला, उनको ओबीसी सेगमेंट में रिजर्वेशन उनका हो गया, तो शायद मराठा को भी जोड़ देते तो शायद मराठा को बिना ये सब जो कुणबी है ये है उस चीज का वो डायरेक्टली वही लेटर के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल जाता, पर हुआ नहीं। दैट इज व्हाट बच्चू कडू जी ने शायद बोला होगा। तो ये आप कांग्रेस के विजय टिवार जी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप? मराठा शुड बी ऑक्यूपाइड इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो सबको जस्टिस मिलेगा, कैसे देखते हो आप उस स्टेटमेंट को? सर मुझे तो समझ में नहीं आता वडेट्टीवार जी जो हमारे अभी मेरे ख्याल से अपोजिशन लीडर है, उनको कैसे देखा जाए ये मुझे समझ में नहीं आता। उनकी जो जर्नी रही है राइट फ्रॉम शिवसेना टू कांग्रेस, उस सारी जर्नी के बाद में ऐसे नेता के पास हम लोग देखे ही कैसे? पहले तो मेरा ये सवाल है। उनके स्टेटमेंट्स हमेशा कुछ मतलब कोई और कुछ चलता होगा और इनके स्टेटमेंट कुछ और आएंगे, तो उनके स्टेटमेंट पे सर बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को ऐसे भी कोई कीमत यहाँ पे बची ऐसा मुझे लगता नहीं। जी दुरुस्त बात है, लेकिन यहाँ पर वैसे भी जहाँ तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट कम। गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी से सच क्यों नहीं बोल रही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर में आपका सच तो सामने आएगा ही, आपको सच तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे राज ठाकरे साहब ने जाकर के वहाँ सच बोला कि भैया आप जो हैं प्लीज डोंट बी मिसलेड, ये राजनीतिक लोग जो हैं आपको फिर धोखा दे सकते हैं, कृपा करके जरा सतर्क हो जाइए। क्योंकि साहब मंडल कमीशन में द मराठा कम्युनिटी इज लिस्टेड एज अ फॉरवर्ड कम्युनिटी, उसको बैकवर्ड बनाने में एक पूरी बैकवर्ड कमीशन का नई कमीशन का एक गठन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होगा, उसके बाद वो तय करेगा कि क्या आप सोशली बैकवर्ड हैं या नहीं है। नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, सीधी बात है। और ईडब्ल्यूएस में तो सभी लोग हैं, वो तो सभी के लिए जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो यहां पर ये लोग आपके मुताबिक केतन नाइक जी ये सच क्यों नहीं बोलते हैं लोग? व्हाई डोंट दे टेल द ट्रूथ? क्योंकि अब तो साहब देखिए इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर झूठ चलता नहीं है केतन नाइक साहब। सर जो पार्टी सिर्फ वोट बैंक और इलेक्शन इसको सामने रख के काम करती है वो कभी सच नहीं बोल पाएगी। हमारे राज साहब ने कभी भी कोई भी स्टेटमेंट या कोई पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करते हुए
इसका वोट बैंक के ऊपर क्या परिणाम होगा इसके बारे में नहीं सोचा है। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, ये कहने की ताकत जो रखता है उसी को लीडर कहा जाना चाहिए। सर अभी ये डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए लोगों के सामने जी कि ये सारे लोग जो वहां पे आपको गलत गलत बातें बता रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ पावर में बने रहने का है, फिर वो नगर पालिका की पावर हो, स्टेट की हो या सेंटर की हो। जी अगर किसी को सच कहना है तो उसको उसका खामियाजा भुगतने की तैयारी रखनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये सीख हमारे राज साहब को बाला साहब ठाकरे के जमाने से मिली हुई है, और बाला साहब ठाकरे जी ने जैसे उनको संस्कार दिए उस संस्कार पे हमारी पार्टी आज राज साहब के नेतृत्व में चलती है। तो सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत कहना जिस नेता का काम होता है उसके साथ में हमें। केतन नायक जी, आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि ये पूरे सरकार को, एकनाथ शिंदे जी को मालूम ही नहीं था कि दिवाली में बीएमसी को बोनस देना है। बोले कि आदित्य ठाकरे जी ने उठाया सवाल कि बीएसटी के वर्कर्स को बोनस देना है, बीएमसी के अलग अलग एम्प्लॉयज को बोनस देना है, तभी एकनाथ शिंदे जी जाग गए, फटाफट मीटिंग बुलाए। अभी आप भी कर्मचारियों से, यूनियन से जुड़े हुए हो, बीएसटी यूनियन से जुड़े हुए, तो ये बोनस का प्रक्रिया क्या हुआ? क्या डिले हुआ था? एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से सीएम ने डिले कर दिया था, या जो बोनस मिला वो नॉर्मल बोनस है? आप तो यूनियन से संबंध रखते हो, बीएसटी के जितने कामगार एसोसिएशन से संबंध रखते हो, तो ये बोनस का प्रक्रिया कैसा रहा इस बार दिवाली के? सर आदित्य ठाकरे जी जो ये कह रहे हैं, मुझे आजकल उनकी बातों को थोड़ा सा समझ में मुझे कठिनाई हो रही है। बीच में उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के बाद में मुख्यमंत्री साहब का दौरा रद्द हो गया। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने आवाज उठाई तब जाके बीएमसी वर्कर्स को बोनस मिला। सर ये जो बोनस की प्रक्रिया होती है वो काफी समय से चलती आती है। हर व्यक्ति जो काम करता है उसके एवरी मंथ के सैलरी के हिसाब से, उसके जो डेज फिलअप किए गए हैं उसके हिसाब से उसका बोनस कैलकुलेट होते रहता है, और ये हर साल की प्रोसेस है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बीएमसी की हर साल की प्रोसेस है। बीएमसी में बाकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना पड़ा है जिसका काम होता है सैलरीज और ये सारी चीजों को मैनेज करना। तो इसमें आगे पीछे होता है एज पर फंड्स अवेलेबिलिटी। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी अगर किसी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कंपनी क्रंच में हो तो वो बोनस को थोड़ा सा डिले करती है, लेकिन कोशिश कंपनी ये करती है कि बोनस दिवाली के एक दिन पहले एटलीस्ट बढ़ जाए। लेकिन उनके पास जो सैलरी स्ट्रक्चर का डेटा होता है वो हमेशा से बना होता है, ये किसी के कहने से जागरूक होकर नहीं बनता, वो तो निरंतर प्रक्रिया सर, वो हमेशा चलती आती है और सालों साल चलती आई है। तो ये हास्यास्पद है कि उन्होंने कहा है कि हमने बताया तब जाके फडणवीस साहब को बोनस का पता चला। तो फडणवीस साहब नागपुर में इतने साल से आमदार रह चुके हैं, वो विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, उनको बोनस की प्रक्रिया नहीं पता, वो खुद एक एडवोकेट है। ऐसे हास्यास्पद बयान इनके तरफ से जो आने लगे ना सर, मुझे लगता है सत्ता से बाहर जाने का सदमा अब तक ये उभर नहीं पा रहे उससे, और आगे तो क्या क्या होगा वो देखना अभी बाकी है। लेकिन केतन नायक जी, जो आपने कहा है, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बड़ी सरल भाषा में समझा दूं, ये सारा ब्यूरोक्रेट देखते हैं भाई। एब्सोल्युटली, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट है, वो इसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हो जाती है कि इस बार दिवाली का बोनस कैसे जाएगा, कहां से जाएगा, कौन से इंटरेस्ट से, कौन से अकाउंट से किधर जाएगा। मतलब ये आई डोंट नो व्हाट इज अप टू, व्हाट यू थिंक इज अप टू। क्या ये सिर्फ सत्ता? सर मुझे तो लगता है उन्होंने एक ट्वीट और कर देना चाहिए कि वसई विरार में जो पानी का प्रश्न बना पड़ा है उसके बारे में भी एक ट्वीट कर दे, तो शायद वहां पे भी कल से पानी आ जाए, अगर इनके ट्वीट में इतनी ताकत है। हाँ, कर देना चाहिए, दुरुस्त बात है। तो और मुंबई गोवा हाईवे भी बन जाएगी 1 मिनट में, वो भी बन जाए, करेक्ट। और महाराष्ट्र टोल आरक्षण पे भी कर दीजिए, और महाराष्ट्र टोल फ्री भी हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा बिल्कुल। बट वेरी स्ट्रेंज, आई फील वेरी अनहैप्पी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। केतन नायक साहब, एज यू नो, बाला साहब ठाकरे वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे मित्र थे। इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है, आदित्य ठाकरे वगैरह को। अरे कुछ तो सीखना चाहिए था, मेरा ये कहना है। आप बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, उसी घर में आप बड़े हुए हैं, आपको लगता नहीं कि इनको कुछ तो सीखना चाहिए था? मतलब ये कैसे, हाउ? या इनका ट्वीट कोई और कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं केतन नायक साहब? सर अभी ये तो जान पाना मुश्किल है, क्योंकि जब इनके पास बीएमसी की सत्ता थी जी, तब तो मेरी जानकारी के मुताबिक अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग डेजिग्नेट किए गए थे, जो मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में भी नहीं रहते, ऐसे लोगों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, और वो धीरे धीरे अलग अलग इंक्वायरीज के साथ में वो सारी चीजें सामने आती जा रही है जी। तो शायद अगर ऐसी फैसिलिटी होती तो अपने लिए सीखने के लिए भी अगर किसी को बिठा देते तो ऐसे स्टेटमेंट्स आज नहीं आते सर। और हमारे राज साहब की भाषा में अगर बताऊं तो वारसा जो होता है, जिसको हम बपौती जिसको कहते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी की नहीं होती है सर, वो थॉट और विचारों की होती है।
तो विचारों का वारसा अगर आपको लेना है तो आपको वो आत्मसात करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है। मुझे लगता है ये बिल्कुल उसमें थे नहीं उस प्रोसेस में, इसके लिए इनकी आज ये हालत बनी पड़ी है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है। राज साहब ठाकरे हमेशा पोल्यूशन इश्यूज, आपने हमेशा रिवर्स है जो 4-5 रिवर्स है मुंबई के, उसके बारे में हमेशा आवाज उठाते रहे। बट एकनाथ शिंदे जी बहुत क्रिटिसिज्म के बाद पोल्यूशन में बोले कि सीरियसली इसको टैकल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि 1000 वाटर टैंकर 1000 वाटर टैंकर वो पानी डाल के पूरे रोड को जो स्मॉग है, डस्ट है, उसको कंट्रोल किया जाए। फिर आगे कोर्ट भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये आदित्य ठाकरे उसमें इन्वॉल्व हो गए कि बोले कि ये सरकार को कुछ मालूम नहीं है, हमने पोल्यूशन में ऐसा किया था। तो आप कैसे देखते हो ये पोल्यूशन, क्या सरकार कंट्रोल कर पा रही है? पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, एयर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बहुत खराब स्थिति पे पहुंचा हुआ है। सरकार की तरफ से और मेजर्स होना चाहिए, कैसे लगता है किधर नाइक जी? सर, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने पोल्यूशन के लिए क्या किया ये तो एक अलग सवाल हो गया, लेकिन मुझे लगता है 2 दिन से जो मुंबई में बारिश हुई है उसके वजह से थोड़ा पोल्यूशन शायद अभी कम हुआ, और आज की रिपोर्ट आई है कि पोल्यूशन हवा मुंबई की सुधर गई। लेकिन सर ये पोल्यूशन और ये सारी जो चीजें होती है इन पे सर सत्ताधारियों का ये काम होता है। जब आपके पास सत्ता होती है तो कुछ ऐसे ठोस मेजर्स लिए जाने होते हैं, ये कभी नहीं लिए गए। सर आज मेरी कल एक कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही थी जिनका काम होता है बिल्डिंग को रिपेयर करना, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ये जो पोल्यूशन की बात छिड़ी है तो हमें बताया जा रहा है कि अभी सारी जितनी भी आपकी साइट्स काम चल रहे हैं जिन पे, उसको बाहर से आपको कर्टन लगाने हैं कपड़े के, और उसके बाद ही आप अंदर काम कर सकोगे। लेकिन सर ये तो मेरे ख्याल से मैंडेटरी होता है, ये तो लॉ में होता है कि आपको वो कर्टन लगा के ही काम किया जाना चाहिए ताकि वो धूल मिट्टी बाहर ना जाए। तो ये जब होता नहीं है तो इसको चेक करने वाली टीम कहाँ है? ये इस चीज को अगर लॉ है तो उस लॉ को इन्फोर्स किया गया है या नहीं, ये देखने वाली टीम कहाँ है? इस टीम का एग्जीक्यूशन किसके हाथ में था आज तक? तो सर ये सारे इनके पाप है जो पाप अभी भुगतने पड़ रहे हैं। वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने सर और एक बात बताई कि हमारे लिए ऐसे निर्बंध डाल रहे हैं, लेकिन जो मुंबई में कोस्टल रोड का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, एवरी मुंबई का हर एक रास्ता जो खुदा पड़ा है, वहां की जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसको कंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस है? उसको कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा से चलता आया है। जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो कुछ 4 लोगों पे कार्रवाई दिखा दो और अपना वैसा ही रख दो, ये हमेशा से गवर्नमेंट से होता है और यही ये करते रहेंगे सर। इनफैक्ट व्हेन वी कम टू बीकेसी, लेट मी टेल यू दिस, केतन नाइक साहब, हम लोगों का ऑफिस बीकेसी में, इस वक्त हम लोग बीकेसी से आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आप बीकेसी के अंदर आएंगे ना, आप कह रहे हैं ना कि हवा जरा अच्छी हो गई है, यहाँ पर अगर आपको आएंगे आपको लगेगा, और वास्तविकता में बीकेसी में बारिश नहीं हुई है। बारिश हुई है कुछ जगह में हुई है, मुंबई के सब जगह पर नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे एकदम आपके फेफड़ों में धूल जाएगी, एकदम आपका रुमाल निकलेगा, आपके मुंह के ऊपर जाएगा, या आप मास्क पहनने की कोशिश करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए साहब, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो का जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है वो तो अलग है, और अंडरग्राउंड मेट्रो का जो काम चल रहा है वो अलग है, और उसके अलावा बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, उसके अलावा बिल्डिंग्स के रिपेयर का काम चल रहा है। मतलब ऐसे लगता है कि दैट यू हैव कम इनटू एन इन्फर्नो, कि ये तो कोई नरक में आ गए हो आप लोग। इस तरीके का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब, और साथ में सोने पे सुहागा हम लोग आरे फॉरेस्ट में और भी पेड़ काट रहे हैं, बुलेट ट्रेन के लिए हम लोग और भी पेड़ काट रहे हैं, हम लोग मैंग्रोव्स और भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहां जाएंगे हम लोग केतन नाइक साहब? कहां 10 साल के बाद कहां होगी? राज साहब ने जब भी हमारी ब्लूप्रिंट लॉन्च की थी तभी उसके साथ में जो टाइटल वीडियो था उसमें, उसको अगर आपने ठीक से देखा होगा तो उसमें उन्होंने सेंट्रल पार्क का उदाहरण दिया था, न्यूयॉर्क का, कि सेंट्रल पार्क किस तरीके से उस शहर के बीचों बीच है और उसको कंजर्व करने के लिए कैसे वहां की सोशल बॉडी इकट्ठा आके उसको मेंटेन करती है, उसको चलाती है, उसकी जो अलग से एक बॉडी बनी पड़ी है। तो उन्होंने बताया था उसमें कि हमारा जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा जो MMR रीजन आता है, मुंबई, ठाणे और इस सारे परिसर को बीचों बीच हमारा ये नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क का उपयोग हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सारी चीजों के लिए कैसे किया जाना था, ये बिल्कुल नहीं हुआ। उसके हमने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाने के बावजूद आज भी नेशनल पार्क की अनेक जगहों के उसके कोनों को आज भी कुरेदा जा रहा है, आज भी वहां पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी जा रही है। सर ये आवाज सामने आने के बावजूद अगर इसको रोका नहीं जाता तो इसका पाप आप सत्ताधारियों के मत्थे मारोगे या नहीं?
आज जो पॉल्यूशन की परिस्थिति बनी पड़ी है उसका पाप इन सत्ताधारियों के माथे पड़ना चाहिए या नहीं? तो सर ये जो सारी चीजें है ना, इनका जवाब कहीं ना कहीं अभी इनको देना पड़ेगा, और अगर ये जवाब देने के लिए असक्षम है तो जनता को इनको लात मार के भगाना होगा। Sir, in fact, I remember, Pradeep ji, sorry, just one last word, because since Ketan Naik ji has opened up a subject which is very, very close to my heart, इसके ऊपर राज ठाकरे साहब से भी डिस्कशन हुआ था। क्या है कि 30 साल पहले से इन लोगों ने जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ना सर, उसका जो फॉरेस्ट है, दैट एक्चुअली गोज फ्रॉम बोरीवली राइट अप टू मुलुंद, उसमें एनक्रोचमेंट हुई। वहां पर बड़े बड़े बिल्डर, नामचीन बिल्डर्स, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंग्स बना दी, लोग वहां पे रहने भी शुरू हो गए, उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल गए, ओसी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, एंड दे आर ऑल इलीगल। यहां तक के एक कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया था, डिमोलिश ऑल ऑफ देम। फिर ये लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, और उसके बाद उसको वर्कआउट किया। मेरा ये कहना है कि सर वो 20 साल पहले, 20 के 25-30 साल पहले की तब बात थी, 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, मतलब 40 साल से वहां पर सिर्फ एनक्रोचमेंट चल रहा है। तो उसके लिए आपको लगता नहीं कि जब आप सत्ता में आएंगे, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता में आएगी, मैं तो ये देखना चाहूंगा कि हमारे पर्यावरण को खत्म करने वाले, नष्ट भ्रष्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनको सजा मिले, और बहुत अच्छे तरीके से सजा मिले। केतन नाइक साहब। सर बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है अगर राज साहब के हाथ में इस मुंबई की, इस महाराष्ट्र की सत्ता आती है जी, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो वो ऐसे करने वाले, ऐसी जो चीजें हो रही है उस पर पहले फुल स्टॉप लग जाएगा कि इसके आगे नहीं होगी। अभी आपको छोटा सा अगर उदाहरण दे दूं तो जो झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन का एसआरए का प्रकल्प होता है, उसमें जो एक साल की जो डेडलाइन होती है, जो पहले 95 थी, बाद में अभी और आगे बढ़ गई, तो ऐसी सारी जो चीजें बढ़ते बढ़ते जाती है ना सर, उस पर पहले फुल स्टॉप लगाना होगा, और वो फुल स्टॉप 100% राज साहब लगा देंगे। मुझे पता नहीं कब ये होगा और कैसे ये होगा, मेरा आत्मविश्वास तो पूरा है सर कि आने वाले समय में ये होने ही वाला है। लेकिन जैसे ही होता है तो एक फुल स्टॉप लगने के बाद एक नई शुरुआत मुंबई और महाराष्ट्र को देखने मिलेगी। एक विजनरी लीडर को कैसे एग्जीक्यूशन करते हुए देखने मिलेगा, वो पूरे महाराष्ट्र देखेगा। मुझे लगता है सर ये बहुत ही जल्द होगा, और जब होगा तो डोंके की चोट पे होगा। फैंटास्टिक। केदार नाइक जी, ये रोड स्कैम, आज आदित्य ठाकरे फिर एकदम एक्टिव हो गए कि रोड स्कैम मैंने देखो एक्सपोज किया, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड, 6080 करोड़ स्कैम। अभी सरकार फोर्स हो गए कि मेरे एलिगेशंस के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को सस्पेंड कर दिया, 5 कॉन्ट्रैक्टर क्या काम रहे। हाउ डू यू सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस कोर्ट, बिकॉज आप भी तो जुड़े हुए बीएमसी, बीएसटी, हर चीज से। क्या ये कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड एज पर टाइम तो नहीं हो पा रहा, दैट इज ट्रू, टाइम बाउंड था, बहुत सारी चीज बारिश से पहले होने वाला था, बारिश तो चला भी गया अभी विंटर। तो आदित्य ठाकरे टेकिंग क्रेडिट फॉर एक्सपोजिंग द रोड स्कैम, 6080 करोड़, कितना सच्चाई है केतन नाइक जी उसमें? सर इस विषय में और थोड़ी जानकारी लेनी होगी, क्योंकि जो मैं मुंबई में रह रहा हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे रोड्स जिनका काम शुरू हो चुका है, अभी मैं जहां रहता हूं वहां का भी रोड का बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है, साइड में खुदाई शुरू हो चुकी है, तो दिखता है कि काम शुरू हो गया। मतलब हर रोड इनको, अब मैं सर आपको बात बताऊं, मेरे यहाँ का जो रोड है सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस रोड को कंक्रीट करने की जरूरत थी। वो रोड जैसा था बहुत अच्छा था, बहुत सही था, साफ सुथरा था। अब उसको इन्होंने खोदना शुरू कर दिया, अब उसको कंक्रीट बना देंगे। कंक्रीट बनने के बाद में जो उसकी एक अलग इकोनॉमिकल प्रोसेस आ जाती है, फेरी वाले वगैरह वगैरह, वो सब हो जाएगा। तो सर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो भी रहा है तो वो कब तक खत्म करे उसको, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही समय पे पूरे मुंबई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक ही समय पे शुरू हो गया है, और मुझे लगता है इसी का इंपैक्ट पॉल्यूशन, ट्रैफिक और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी हो रहा है जी। तो ये प्लानिंग बिल्कुल ना होने का नतीजा है, सोच ना होने का नतीजा है, विजन ना होने का नतीजा है, और यही फिलहाल मुंबई में हो रहा है। और चलते चलते ये भी आपको याद दिला दें, इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बीएमसी से पाबंदी है, बीएमसी का बैन है, लेकिन वो एमएमआरडी के लिए काम कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और वहां पे काम ले लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, बाकी हर जगह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नाम के लिए बीएमसी में बैन है। ये सर एक सर्वपक्षीय योजना है कि अगर आप बीएमसी में ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, तो अगर बीएमसी में ब्लैकलिस्ट होने के बाद में अगर एमएमआरडीए में कोई स्कोप है तो आपको वहां काम मिल जाएगा, वहां ब्लैकलिस्ट हो जाते हो तो आपको पीडब्ल्यूडी में काम मिल जाएगा,
पीडब्ल्यूडी में ब्लैकलिस्ट हो जाते हो तो आपको महाराष्ट्र छोड़ के कहीं और काम दिला देंगे, लेकिन आपको काम दिला देंगे क्योंकि आपके उपकार है हमारे ऊपर। बट दिस इज वंडरफुल। जैसे ही बीएमसी में, और एक्चुअली ब्लैकलिस्ट ये तब हुए जब बीएमसी में इनका काम खत्म हो गया और इनको सारी पेमेंट मिल गई, उसके बाद इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और फिर एमएमआरडी का काम शुरू हो गया। आई मीन, चलिए, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज यूजुअल। वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, टू योर एंटायर फैमिली, आपके पूरे परिवार को, सभी आपके दोस्तों को, सब साथियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। हैप्पी दिवाली सर Thank you so आपको भी बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपसे विनती करूंगा कि इस दिवाली के सीजन में एक बार आप दोनों भी, अगर शाम को अगर आपको थोड़ा सा समय मिलता है तो शिवाजी पार्क जरूर आइए बिल्कुल। और उस दीपोत्सव का भी सर आनंद लीजिए। वंडरफुल। आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल साथ में ही है, बिल्कुल साथ में। साथ में, इट विल टेक अस अबाउट 10 मिनट्स, 10 के 15 मिनट लगेंगे पहुंचने। यस यस लेट अस नो सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you सो so मच। much, sir. नमस्कार एंड Right. वेरी हैप्पी दिवाली टू यू अगेन। थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। Well, that was nice. And one thing I like about the MNS, they don't mince words, and they're very sure of themselves, and they know where they stand. That's the most important thing. They say, hey, we're not big, but But we are not Yeah. going to leave any issues. We're going to hit on every issue that affects the common man. as Shakespeare said, he may be small, but he's mighty fierce Yes. and afraid of nothing. And only the people who work on the ground, Yes. a clear-cut They understand what policies it is. are going to- Well, but I'm so happy to see, Javed Akhtar Saab and Salim Khan Saab as chief guests at the Deepotsav. Really, really nice. And especially Javed Akhtar, where he said, मैं देखता हूँ, मुझे जय श्री राम बोलने से कौन रोकता है, मैं बोलूँगा, क्या कर लोगे। जस्ट लाइक ही सेड, भारत माता की जय। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला कि मैं भारत माता की जय ना बोलूँ। तुमने नहीं बोलना, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बोलता हूँ भारत माता की जय, क्योंकि भारत मेरी माँ है, बोलता हूँ। And that is wonderful. All right, right now to talk about a subject which is